11th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वे आंखें। इससे पहले हमने 4 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां और लास्ट भाग। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आज, उसके बाद आप जो आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं वो सारे आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। आज देखिए वे आंखें, यानी इसमें कौन सा है, 9वां वाला। देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, एक जवान लड़के की सुध कर सांप लौटने फटती छाती। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की कितनी बुरी दशा थी। तब किसान की आर्थिक दशा का वर्णन यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। तब यहाँ पे जो किसान है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तब देखिए, खैर पैर की जूती जोरू। तब यहाँ पर जो जोरू होती है पत्नी, किसान की पत्नी क्या हो गई है, मर गई है। वो स्वयं को दिलासा देते हुए कह रहा है कि पत्नी की मृत्यु हो गई है, पर उसका मरना इतना कष्टकर भी नहीं है। वैसे भी जो पत्नी है वो क्या होती है, पैर की जूती होती है। यानी स्वयं को दिलासा देते हुए वो कह रहा है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। यानी वैसे भी पत्नी क्या है, पैर की जूती है, एक नहीं तो दूसरी आ जाती है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटने फटती छाती। तब यहाँ पर किसान को अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद सताती है कि किसान का जवान बेटा क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब वो जवान लड़के की याद जैसे ही किसान को आती है तो उसके हृदय में क्या होने लगता है, सांप लौटने लगता है। यानी अत्यधिक दुख होने लगता है। उसके पेट में एक सुई की तरह अंदर से एक चुभन होती है। बहुत ज़्यादा दुख उसे होता है, क्योंकि जीते जी किसान अपने बेटे को भी नहीं बचा पाया। अगर बेटा होता तो शायद उसका सहारा बनता, उसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। तो इसलिए किसान क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसमें भाषा क्या है, सरल है और छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से कविता में प्रवाह आ गया है। शैली वर्णात्मक है। इसमें सांप लौटना, छाती फटना और पैर की जूती मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। जैसे, कवि ने समाज में पत्नी की किस स्थिति का चित्रण किया है। न सही एक दूसरी आती का आशय स्पष्ट कीजिए। और किसान को पत्नी और बेटे की मृत्यु से किसका दुख सबसे अधिक है और क्यों है, तो ये आप नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट वाला, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक है आती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पर किसान को जब पिछली यादें आती हैं कि उसका एक भरा पूरा परिवार था, अपना कहने के लिए खेत थे, अपना घर बार सब कुछ किसान के पास था, तो उसे जैसे ही पिछली यादें आती हैं तो वो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है कि मेरा पूरा परिवार था, हमारा परिवार कैसे खिलखिला उठता था और क्या क्या चीज़ें मेरे पास थी, और सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, चितवन यानी दृष्टि, उसकी दृष्टि तुरंत ही शून्य में गड़ जाती है। यानी आज उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके सहारे वो जी सके, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। तीखी नोक सदृश बन जाती है, यानी वो यादें उसको एक तीखे किसके समान, सुई के समान क्या हो जाता है, उसके हृदय में गड़ जाता है। तो यहाँ पर तीखी सदृश, तीखी नोक सदृश, सदृश यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर प्रश्न बनने जैसे, तीखी नोक सदृश बन जाती का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय स्पष्ट करें। किसान की चितवन शून्य में गड़कर तीखी नोक के सदृश कैसे बन जाती है। तो कौन सी स्मृतियां जो है वो किसान को क्षण भर के लिए उसके आंखों में क्या होती हैं, उसके चेहरे पर एक चमक लाती है। कौन सी स्मृतियां हैं वो आप लिखेंगे। तो इनको लिखने के बाद जो भी अभ्यास वाले प्रश्नोत्तर हैं इसे आप सारे नोटबुक में करके तुरंत ही आप मेरे हिंदी वाले ग्रुप में डालें। ठीक है।